नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। एक आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने वाले हैं और वो विषय है जंतर मंतर पे जो कॉकरोच पार्टी के आयोजन संयोजन में एक धरना प्रदर्शन हो रहा है। भूख हड़ताल चल रही है। वांगचुक जो सोनम वांगचुक जो पर्यावरणविद हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं और उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। उन वो जो है वहां भूख हड़ताल पर बैठे हैं अनशन करके, और 15-16 दिन हो गए हैं। लेकिन ये बहरी सरकार कुछ भी नहीं सुन रही है। मुझे नहीं लगता कि वांगचुक की मृत्यु भी हो जाए तो इनको कोई फर्क पड़ेगा। वो शहीद भी हो जाए तो भी इस ये सरकार हिलने वाली डुलने वाली नहीं है। इसलिए मेरा तो अनुरोध है वांगचुक से भी और दूसरे साथियों से भी कि जंतर मंतर का ये धरना समाप्त करके पूरे देश में धरने लगाए जाएं और पूरे देश में रैलियां, प्रदर्शन और एक वातावरण ऐसा बनाया जाए कि ये सरकार सोचने पर बाध्य हो। वैसे तो इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। ये शर्म निरपेक्ष सरकार है और किसी भी तरह से संवेदनहीन है ये। इसलिए इससे कोई, सही बात यह है कि नीट के एग्जाम में जो गड़बड़ियां हुई है उसको लेकर के वो सारी चीजें खुल के सामने भी आ गई। और उसके बाद जो 12th के एग्जाम के बोर्ड के एग्जाम में जिस तरह से पेपर हैक हुए और उस 17 साल के बच्चे ने सारा चिट्ठा खोल के बता दिया, उसके बावजूद भी अगर ये बेशर्म सरकार जो है और इसका शिक्षा मंत्री अगर इस्तीफा नहीं देता है तो ये बहुत ही लज्जाजनक बात है, शर्मनाक बात है। लेकिन ये शर्म निरपेक्ष सरकार है, ये कुछ भी नहीं करने वाली है। दोस्तों, सही बात ये भी सही बात है कि ये नीट के और ये जो जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को उन शिक्षाओं में जाने से वंचित करने के लिए हैं। आज ही मैं पढ़ रहा था कि 2018 के बाद कोई शिक्षकों की वैकेंसी ही नहीं निकली है। लेकिन फिर भी बीएड के और ये सारे एग्जाम होते हैं, लड़के पास करके बैठे हुए हैं। और इसी तरह से लाखों लड़के पीएचडी करके बैठे हैं, लेकिन लेक्चरर की पद ही खाली नहीं है। मतलब खाली है लेकिन वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। अब वो पीएचडी मतलब शोध करने के बाद भी अगर किसी बच्चे को पियोन की जगह या इंजीनियरिंग करने के बाद भी पियोन की जगह आवेदन। अपने नौकरी के लिए आवेदन करना पड़े, नियुक्ति प्राप्त करनी पड़े, तो ये कितने हमारे देश के लिए शर्म की बात। लेकिन इस देश के शर्म की बात तब भी है जब प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं और वहाँ 6+2 इस तरह की गणित समझाते हैं और फ्री प्रेस से कोई सवाल नहीं लेते। तो ये बहुत सारी बातें हैं। आज हम वांगचुक के ऊपर ही, जंतर मंतर के प्रदर्शन के ऊपर ही ज्यादा फोकस करेंगे, वो उसी की बात करेंगे। और उसमें आयशा के लड़के भी हैं और एसएफआई सीपीआई के भी। हैं, एसएफआई के भी। एसएफआई के भी हैं, सीपीआई एमएल के लड़के मतलब सीपीआई एमएल के नेता भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और भी आज मैंने सुना है कि राहुल गांधी और उनके साथ कुछ लोग वहां पर अ, जाने वाले हैं वांगचुक के समर्थन में। तो ये सारी बातें अब समझेंगे। आज हमारे साथ है शंकर लाल जी चौधरी जो एमएल के प्रदेश सचिव हैं और इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं। तो चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अ, आपने आपने ये मैंने जो छोटी छोटी सी भूमिका बनाई वो तो सुनी ही है। दरअसल इस जंतर मंतर पे जो ये प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन या अनशन चल रहा है, इसका क्या भविष्य दिखता है आपको? सबसे बड़ी बात यह है कि ये धर्मनिरपेक्ष सरकार है। ये क्या इसके ऊपर तवज्जो देगी? मुझे तो नहीं लगता। धन्यवाद हिम्मत जी, इतने महत्वपूर्ण विषय को आपके चैनल पे उठाने के लिए। इस बात पे हम विचार करें कि इसका भविष्य क्या है।
इसके पहले ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का जिस तरीके से, जिन कारणों से उद्भव हुआ, जैसे वो प्रकटीकरण हुआ, और फिर वो ये तो कैसे बहुत ही शर्मसार है ही। खैर, कैसे वो एक फैल गया, एक इसमें थोड़ा आप ही की बात से उसके लिए जरूरी लगता है कि उसमें जाया जाए। अभी आपने कहा कि, और हम सब जानते भी हैं कि देश में आज हालात जो है, खास तौर से वो पढ़े लिखे बेरोजगार, माने, जैसे आपने कहा कि राजस्थान में 2018 के बाद में कोई बड़ी अध्यापक की भर्ती नहीं हुई। नहीं नहीं, पूरे भारत हाँ, में। पूरे भारत में भी अलग अलग राज्यों में। और तमाम तमाम तरह के जो रेलवे में बड़ी वैकेंसीज हैं, लेकिन कोई भर्ती नहीं हो रही है। मिलिट्री में, तो सेना में 2.5 लाख करीब, 3 लाख यस, करीब यस, यस। सीटें खाली है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बड़े व्यापक पैमाने पे, ऐतिहासिक स्तर पे बेरोजगारी चल रही है। और न केवल बेरोजगारी चल रही है, उसका उन बेरोजगारों में किसी तरह की, अब एक एक तरह की निराशा छाने लग गई है। हम देखते हैं कि किस तरह से लोग आत्महत्या करने पे मजबूर हुए जा रहे हैं। तो इन हालात में जब थोड़ा बहुत किसी ने ये प्रयत्न किया कि सुप्रीम कोर्ट में जाके कोई पीआईएल लगा दी, और तब व्यवस्था को ठीक से चले, इसका अंतिम स्टेज जो है वो सुनवाई हो, न्याय मिले, ऐसे एक 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 प्लेटफॉर्म से, जिसको हम जुडिशरी कह रहे हैं, सुप्रीम जुडिशरी कह रहे हैं, उसके प्रधान जज अगर ये कहें ऐसे व्यक्तियों को, प्रश्न पूछने वालों को, ऐसे मुद्दों पे, अहम मुद्दों पे प्रश्न पूछने वालों को, कि ये कॉकरोचेज हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही शर्मनाक बात हुई। और इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ही, भले ही वो एक आदमी ने उठाया, वो भारतीय जो विदेश में बैठा हुआ शिक्षा ले रहा था उसने उठाया, उसने उस मुद्दे को चुना, और देखा हमने कि किस तरीके से थोड़े ही समय में उसके बीजेपी के जितने फॉलोअर्स हैं उससे ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ गए। तो ये बिना पैसे टके खर्च किए, बीजेपी ने तो बहुत पैसे टके खर्च किए हैं, बहुत समय लगा है, जब उसके इतने फॉलोअर्स हुए हैं, जिसके लिए वो कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स बीजेपी के हैं, और उसको भी एक्सीड कर गया है। तो इसके माने हैं कि जो बीमारी है और इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो कोई बड़ी बीमारी का है, और वो बेरोजगारी है। हिंदुस्तान में बेरोजगारी का बड़ा संकट है। और इतने दिनों से सबका साथ सबका विकास के नारे के बाद, और भारत को विश्व गुरु बनाने के नारों के से जो विफलता सामने, निराशा जो पैदा हुई है इसकी परफॉर्मेंस से ज्यादा बेरोजगारी बढ़ती गई है, महंगाई बढ़ती गई है, संसाधनों की लूट बढ़ती गई है, तो एक तरह का आक्रोश खास तौर से पढ़े लिखे तबके में व्याप्त है समाज में। तो इसका ट्रिगरिंग पॉइंट है, वो भले ही कॉकरोच कहने से आया हो, और निश्चित स्वाभाविक है, अगर पढ़ी लिखी पीढ़ी को, जिसमें कंप्यूटर इंजीनियर्स भी हैं, जिसमें एरोनॉटिक्स इंजीनियर्स हैं, जिसमें आईआईटी से निकले हुए लोग हैं, अब अगर उनको नौकरी नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है उनकी ये विफलता है, ये व्यवस्था की विफलता है। और व्यवस्था की विफलता को, इस पूंजीवाद की विफलता को बच्चों पे थोप देना, नौजवानों पे थोप देना, ये एक तरीके की बहुत ही एक ऐसी बात है जिसके ऊपर ये आक्रोश फूटा है। तो इसका ट्रिगरिंग पॉइंट ये है। और साथ ही साथ इसमें आग में घी डलने का काम, उसके तुरंत बाद जो नीट में 22 लाख बच्चे बैठे थे और उसका पेपर लीक हुआ, उसने एक तरीके से आग में घी डालने का काम किया। और उस पॉइंट पे अकाउंटेबिलिटी का, जिस व्यक्ति ने, जो जिम्मेदार था इस काम के लिए, सेंट्रलाइज किया गया, 22-22 लाख बच्चे एस्पिरेशंस डॉक्टर के, हिंदुस्तान के 200 से ऊपर, 250 के आसपास मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में भर्ती के जो आकांक्षी थे, उनके ऊपर जब आघात हुआ और 17-17 बच्चों ने उसके चलते सुसाइड कर लिया, तो ये एक बड़ा कारण बन गया कि ये इसको और व्यापक फलक मिले। ये ये मामला जो है, पार्टियों को उठाना चाहिए था, विपक्ष जो जमा हुआ विपक्ष है, पुराना विपक्ष है, उनको उठाना चाहिए था। लेकिन समहाउ जिसने भी उठाया, वो फिनोमिनन है, और उसके खिलाफ जब ये हठधर्मिता ये आ गई कि नहीं, हम तो इस्तीफा देंगे ही नहीं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे नहीं, सरकार अकाउंटेबिलिटी की बात करेगी नहीं, मतलब ये भी बात नहीं करेगी कि ये विफलता है तो उसके लिए कोई दोषी होगा कि नहीं होगा। और ये खास तौर से हम समझ में आ रहे हैं कि ये लोग जो है, जो जो सामने आए जिनके नाम पेपर लीक कराने में, वो आरएसएस के बहुत निकट के लोग थे, उनके खेमे के लोग थे, और इसलिए इसको पूरे दबाने की कोशिश हुई।
और एक तरीके से ये जो मांग थी बहुत जायज मांग थी, न्यायोचित मांग थी, इसको एक सिरे से दरकिनार कर देने के लिए जो हुई, उसके कारण इन लोगों को भूख हड़ताल पे जाना पड़ा। भूख हड़ताल पे जाने से पहले इन्होंने मांग रखी कि धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदारी लें, इस्तीफा दें। जब ये नहीं हुआ और उल्टा जहां देश भर में 5-6 बड़े शहरों में जाके सभाएं की गई और उसके बाद ये लगा कि कुछ भी नहीं है, तब वो मजबूर होके जंतर मंतर पे जाके धरने पे बैठ गए। अब इसका एक और आयाम है जिस पर हमको बात करनी चाहिए, मुझे लगता है इस दौर में, जिस लोग इस आंदोलन का, ये जो डिजिटल आंदोलन एक तरीका था, ये और जो धरना जब वो जंतर मंतर पे चला गया, तो उसमें ये बात स्पष्ट होने लगी, लोग लोग ये कहने लगे कि ये वैसा ही आंदोलन तो नहीं है कहीं जैसा 2011 में तत्कालीन यूपीए की सरकार के खिलाफ किया गया था। और उसके बहुत सारी बातें इस तरह की भी लोग बात लाने लगे कि ये शायद इसके पीछे आरएसएस ही है, शायद डीप स्टेट इनका अपना वही है, और बहुत तरह की दूसरी बातें भी आने लगेगी। सरकार अपनी तरफ से कहने लगी कि ये फॉरेन फंडेड है, ये जो देश विरोधी शक्तियां हैं वो इसको कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय निकला इस बारे में बहुत स्पष्ट होगी कि ये एक जेन्युइन मांग है, और नौजवानों की मांग पर सरकार की जो एक, जैसे आपने कहा, पूर्ण संवेदनहीनता, उसके खिलाफ ये आंदोलन है, अकाउंटेबिलिटी को लेके ये आंदोलन है। और फिर ये केवल धर्मेंद्र प्रधान की उस तक ही नहीं जाता है, इस हद तक चला जाता है कि पूरे सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी तय हो, और इसके लिए एक पैरेलल राजनीति, मतलब सुचितापूर्ण राजनीति स्थापित हो। और इसलिए उन्होंने एक 5 पॉइंट एजेंडा भी रखा, जिसमें उन्होंने ये बात भी लिखी कि अगर इस तरह के मामला हो कि कोई एक चिन्ह पे चुना हुआ व्यक्ति जाता है और फिर वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, बहुत बड़ी इसके जरिए मैनिपुलेशन होता है, अकाउंटेबिलिटी विफल होती है। तो उन्होंने एक एजेंडा पॉइंट ये भी रखा कि जिस तरह से बीजेपी आजकल पार्टियां तोड़ के अपने अंदर शामिल कर रही है, तो एक पुरानी बात थी, ये राजनीति का जो पुराना बिंदु था फिर से फोरफ्रंट पे आ गया। इन लोगों को 20 साल तक उसके लिए राजनीति में हिस्सेदारी करने से इनको वंचित किया जाए, ये मांग भी उसमें उठी। तो एक व्यापक फलक की मांग ये बन गई। और शुरू में मुझे लगा कि इस धुंध के छंटने तक कि इसके पीछे कहीं सरकार तो नहीं है, कहीं आरएसएस तो नहीं है, कहीं कोई फॉरेन फंडिंग एजेंसी का हाथ तो नहीं है। और जब ये बात साफ हो गई, और सबसे पहले लेफ्ट के लोगों ने इनिशिएटिव लिया, सीपीआईएमएल के महासचिव सबसे पहले वहां गए, आयसा जो उनका छात्र संगठन है वो उनके साथ में लगा, और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल जायज मांग है, न्यायोचित मांग है, और इसके समर्थन में हमें खड़ा होना चाहिए। देखा जाएगा कौन किसके पीछे है, ये बात तो है, लेकिन हो सकता है कोई हो भी, लेकिन जो मांग है वो बहुत ही न्यायोचित थी और समायोचित थी। उसके बाद में देखा धीरे धीरे आप पार्टी के संजय सिंह भी वहां गए। कल मैंने देखा ये मेनका गांधी भी वहां उपस्थित हुई। और आप जैसा, अब जैसे आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी भी शायद आज वहां जा रहे हैं, तो ये एक तरीके से एक व्यापक बड़ा मुद्दा बन गया। और शायद अब सरकार चिंतित भी है, लेकिन जिस तरह की संवेदनहीन सरकार ये है, वो मुझे लगता है कि जैसे आपने ठीक ही कहा कि अगर सोनम वांगचुक मर भी जाएं, तो मुझे लगता है ये जैसे वो अग्रवाल साहब जो जीडी अग्रवाल गंगा में प्रदूषण के खिलाफ 111 दिन तक, 2018 में 111 दिन तक उन्होंने भूख हड़ताल करके अपना जीवन दान कर दिया, उस पे जब उन्होंने कुछ नहीं किया, तो अब मुझे लगता है इसका तो ये राजनीतिक रंग और फॉरेन हैंड और सारी चीजें उसके पीछे लगाने, मीडिया को उसके पीछे लगा दिया है, इस तरह की बातें करने वाली संवेदनशीलता बिल्कुल नहीं दिखाई। और अब मुझे लगता है पार्लियामेंट का सेशन शुरू होते होते ये पार्लियामेंट में भी एक मुख्य मुद्दा बनने वाला है। तो ऐसी स्थिति में सोनम वांगचुक की ही नहीं, दूसरे लोग, सोनम वांगचुक की तो स्थिति खराब हो ही गई, आज 17वां दिन उनकी हड़ताल का है। 17 दिन तक कोई व्यक्ति बिना खाए अगर है और केवल पानी के बलबूते, नींबू पानी के बलबूते चल रहा है, तो वो आप देख सकते हैं कि किस स्थिति में पहुंच गए होंगे। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से न कोई सहानुभूति, न कोई इंक्वायरी करने का किसी भी तरह का कोई उनकी तरफ से कोई बातचीत शुरू करने का भी कोई क्लू भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये पहुंच गई है, और अब इसको एक व्यापक राजनीतिक फलक पे जाना, जैसे आपने भविष्य के लिए पूछा, मुझे लगता है हो सकता है सोनम वांगचुक और दूसरे लोग दीप के भी मान जाएं कि अब हम यहाँ, चूंकि ये सरकार
बिल्कुल पूरी तरह से संवेदनहीन है, और इसलिए हम जनता के बीच में जाएंगे और इसको व्यापक फलक पे ले जाएंगे, देश के कोने कोने में इस आंदोलन को ले जाएंगे। और ये समय आ गया है कि यहाँ से उठ के अब उनको, जैसे आपने ठीक ही कहा, कि इस आंदोलन को पूरे देश में कोई नौजवानों को साथ लेते हुए हिंदुस्तान के हर कोने में इस सरकार के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। नहीं, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ सर कि मैं ये अनुभव करता हूँ कि 750 किसानों ने का शहीद हो गए वहां पर, लेकिन इन्होंने फिर भी बातचीत नहीं शुरू की। सही और जब इन्होंने वापस लिया 3 कानून, तब भी बातचीत करके नहीं लिया। इन्होंने एक मर्सी दिखाई हो, जैसे कि ये जो आंदोलन है या ये धरना है, इसका हमारे कोई असर नहीं है। हम तो ये इसलिए ले रहे हैं कि हमारी कोई कमी रह गई होगी और हमने जो हमारी सेवा में या तपस्या में। तो ये जो सरकार है, मतलब होना तो ये चाहिए था कि जब आप वापस ले रहे हो तो एक उनसे बात, किसानों से बातचीत करके अच्छी एक अच्छा वातावरण बना करके वो उनको वापस लेते, और जो आगे की बातें हैं उन पे भी बात करते कि एमएसपी का जो है हम करवाएंगे। सब टीवी पर बोल करके मुकर गए। अब संवेदनहीनता की हद ये है कि वो जो पुरी है, हरदीप पुरी, हरदीप पुरी, उनका नाम कितनी जगह आ गया उस एप्स्टीन एस्टिन फाइल्स। फाइल में, उसके बाद भी उससे इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। तो मतलब ये है कि हर आदमी इससे मतलब कहीं न कहीं फंसा हुआ है, लेकिन उससे ये बिल्कुल कोई बात नहीं कर रहे हैं या उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं, और उनको हटाने का तो सवाल ही नहीं है। वो तो राजनाथ सिंह जी ने पहले ही कह दिया कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। और अब और मतलब इससे ज्यादा क्या हठधर्मिता हो सकती है कि राम मंदिर में जैसे उस चढ़ावे मामले में और उस चोरी के मामले में जो 3 लोग गिरफ्तार, मतलब 3 लोगों ने इस्तीफा दिया, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और जिन जिन लोगों को मैंने कल भी कहा था कि गोविंद गिरी और नृपेंद्र मिश्रा को भी इस्तीफा देना चाहिए, उनको भी जांच में शामिल करना चाहिए, उनके ऊपर जांच होनी चाहिए, उस पर कोई कोई तवज्जो नहीं है किसी को। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि भाई यहाँ बैठे रहने का आप कोई मतलब नहीं। अच्छा, और हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि सोनम सोनम वांगचुक की हम हमको छोड़ के चले जाए। हम चाहते हैं कि वो रहें, क्योंकि उनके रहने का मतलब है कि शिक्षा में परिवर्तन, एनवायरनमेंट में परिवर्तन, और उन्होंने ग्लेशियर बना दिए वहां पर, प्राकृतिक। उन्होंने सेना के लिए। सेना के लिए जो टेंट बनाए, जिसमें टेम्परेचर का डिफरेंस बाहर 15 -15 डिग्री और अंदर जो है 15 डिग्री टेम्परेचर, तो इतना 30 डिग्री टेम्परेचर का फर्क ला करके वो टेंट बनाए। उस आदमी का आप कोई, उनको 6 महीने आपने जेल में डाल दिया बिना किसी कारण के। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनको तो कोई शर्म है नहीं, ये तो शर्म निरपेक्ष पार्टी लोग हैं। इसलिए हमारा, हम चाहते हैं कि उनको, उनके जीवन को, उनका जीवन बहुत अमूल्य है, इसलिए उनको बचा लिया जाए। और जो आंदोलन नहीं बंद करने की बात है, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आंदोलन खत्म कर दें या ये मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और मैंने तो शुरू में ही कहा था, आज नहीं 15 दिन पहले, जब ये मांग की थी कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, मैंने कहा था नहीं, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि सब चीजों के लिए प्रधानमंत्री ही दोषी है। धर्मेंद्र प्रधान तो एक कठपुतली है, और पीएमओ दफ्तर से सारी चीजें चल रही है। सब, हर कोई जानता है इस बात को आज की डेट में कि सारे जो मंत्री हैं वो सिर्फ झंडी लगा करके घूमने के लिए, उनके अलावा कोई कारण काम नहीं है उनके पास। सारा काम जो है पीएम ऑफिस से चलता है। तो ऐसे में मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगना ज्यादा जरूरी है, और पूरे देश में मांगना जरूरी है। इसलिए पूरे देश में इसका आंदोलन को फैलाया जाए, जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाए, जगह जगह आंदोलन मतलब प्रदर्शन किए जाएं, रैलियां निकाली जाए, एक एक दिन, दो दो दिन की धरने प्रदर्शन किए जाएं। तब जाकर के इनके थोड़ी सी, इनको लगेगा कि हम हार सकते हैं, तब ये उसके ऊपर ध्यान देंगे। क्योंकि किसानों बिल्कुल। का भी यूपी में जब उनको लगा कि ये हमको हरा सकते हैं, वहां पर हालत खराब हो जाएगी हमारी, तब उन्होंने जो है किसानों की बातें मांगनी। तो मैं इसलिए ये बात करूं। बिल्कुल मानने को मजबूर हुए। और ये तो आपने ठीक कहा कि ये सरकार जो है वो बेसिकली अगर कहे तो जन विरोधी सरकार है। और राजनीति में मुझे लगता है कि सही शब्द उनके लिए जन विरोधी है, और साथ ही साथ अगर
उनको कैरेक्टराइज किया जाए तो ये फांसीवादी सरकार है, फासिस्ट सरकार है, जहां उसको सिर्फ एक ही एजेंडा है कि किस तरह से बड़ी पूंजी का मुनाफा बढ़ता चला जाए और किस तरह से शिक्षा, चिकित्सा, हर तरह की सेवा जो कि जनसेवा होनी चाहिए वो व्यापार में बदल जाए और सारा व्यापार कुछ लोगों के हाथों में संचित हो जाए और उससे अकूत धन वो कमाए और उसको विकास का नाम दे दें। कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जाए, भले उसकी छाया में वहां तरह तरह के स्लम्स पनप जाएं, और ये इससे ज्यादा उनका किसी तरह का कोई एजेंडा नहीं। और ऐसा कोई प्रयत्न करेगा कि सरकार का कोई जन सरोकार हो, उससे मांग करो तो उसको भी देशद्रोही करार देते हैं। और ये फांसीवादी सरकार का यही तरीका होता है। और उसका आपने सही कहा, इस एक व्यापक फलक पे इस आंदोलन को ले जाना पड़ेगा, एक बड़ा जन आंदोलन, उग्र जो मैंने उग्रता में मैं हिंसा शामिल नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिसमें आक्रोश हो जनता का, ऐसा एक आंदोलन, बड़ा झंझावतों से भरा हुआ आंदोलन, जिसमें यूथ को आगे बढ़ना पड़ेगा, खड़ा करना पड़ेगा। बिल्कुल न्यूज को और आगे। हम होपफुल हैं कि ये इस आंदोलन में ये पोटेंशियल भी है। ये डिजिटल से इस स्टेज तक आया है, धरने तक आया है, भूख हड़ताल तक आया है, तो ये भौतिक स्वरूप भी लेगा और एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने का इसमें पोटेंशियल है। हमें आशा करनी चाहिए और हम बिल्कुल इसके समर्थक हैं। इस आंदोलन में आपने जो कहा, इस बात को पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ ले जाना चाहिए। और अब तो कोई मोर्चा बचा नहीं है, शिक्षा चिकित्सा ही नहीं, हर मोर्चे पे विफल है। एक ही मोर्चे पे सफल है, वो है अडानी अंबानी की संपत्ति बढ़ाने का, उनके बिलियनियर्स, उनकी जो गिनती है वो बढ़ जाने का। बाकी सब जगह ही विफल है। और ऐसे में ये आंदोलन, इसका भविष्य अच्छा है, ये आंदोलन अच्छा होगा। देश का भविष्य भी इस आंदोलन की सफलता में निहित है, मैं तो ये भी कहूंगा। और हम आशा करते हैं कि जिस तरीके से अब कांग्रेस भी वहाँ, कांग्रेस का नेतृत्व भी वहां गया है, दूसरे लोग आप शायद पार्टी के ममता नेतृत्व बनर्जी भी में, जाया आज। लेफ्ट वाला, शायद पहले से ही लेफ्ट वाला तो पूरा शामिल है इसके अंदर। तो इंडिया ब्लॉक का कंसोलिडेशन का भी एक बिंदु यहाँ ये बनता है, जिसके लिए वो कह रहे हैं कि विखंडन हो गया। मुझे लगता है कि इस तरह का एक नया माहौल भी उनके खिलाफ देश में बनने का एक मौका बनता है। नहीं, इसको मतलब इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है कि विपक्ष को इसको उठाना ही चाहिए, और विपक्ष को ही इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए, छात्रों के साथ, छात्रों को आगे मतलब युवाओं को साथ लेकर के। मेरे को याद आ रहा है कि जेपी का मूवमेंट जो है, केवल फीस, स्कूल की फीस या वो कैंटीन की चाय और उसकी रेट के ऊपर या ऐसे कुछ उस आधार पे शुरू हुआ था। बच्चों, छात्रों के मुद्दों हाँ, पे शुरू छात्रों था। के मुद्दों पे शुरू हुआ था। और इतना बड़ा मूवमेंट हो गया कि इंदिरा गांधी को इस्तीफा देना पड़ा। तो ये जो मूवमेंट है, ये भी इसी तरह से बड़ा बन सकता है। सवाल बिल्कुल ये डेफिनेट। है कि कोई एक जेपी जैसा नेता सामने आए और सारे विपक्ष को लामबंद करे। तो इसी मुद्दे पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। नमस्कार।